गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हेडिंग डालो बच्चे, क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखा बेटा, मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में चीजें बता रखी हैं कि जब भी कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, मतलब एक बैटरी लगाई जाएगी, तो उस बैटरी के जो है ना बेटा वो करंट प्रोड्यूस करेगी और करंट जो है वो यहां से होते हुए नेगेटिव के पास जाता है बेटा। तो इसका मतलब ये करंट यहां से होते हुए रेजिस्टेंस में से तो नेगेटिव के ऊपर जाता है बेटा। ये सर्किट आप लोगों को पता है बेटा। ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, देखो बेटा, करंट सर्किट में मूव करता है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो उसको अपोज करती हैं, मतलब उसको फ्लो करने से अपोज करती हैं। तो उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बेटा। हर जगह पे रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एयर में भी रेजिस्टेंस होता है, हर यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है। रोड के ऊपर भी रेजिस्टेंस है जिसको फ्रिक्शन के टर्म में बोलते हैं। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस जो पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं जो करंट को अपोज करता है। अब सुनो, यहाँ पे करंट की वैल्यू आई, या रेजिस्टेंस का सिंबल जो होता है बेटा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। दैट इज अ सिंबल ऑफ किसका? सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब सुनो बेटा, मैंने कहा ओम्स ने क्या कहा बेटा, ओम्स ने कहा V इज इक्वल टू आर आई। V इज इक्वल टू आर आई। जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे उतना ज्यादा करंट उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोड्यूस होगा। जितनी ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतना करंट भी ज्यादा होगा बेटा। तो इसका मतलब ओम्स ने बताया था V प्रोपोर्शनल टू I बच्चे। अब समझना, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो कोई कांस्टेंट लेके आते हैं, वो क्या होता है V इज इक्वल टू आर आई। मैं ये चीज आप लोगों को बता चुका हूं इससे पहले वाले लेक्चर में। अब सुनो, यहाँ पे जो V प्रोपोर्शनल टू I, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगा, कम वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो कम प्रोड्यूस करेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो एक रेजिस्टेंस आता है जिसको हम बोलते हैं R। ये सिंबल है बेटा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा? जो करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। समझना बेटा, ये जरूरी नहीं है कि जितने वोल्ट की बैटरी लगाओ उतना ही करंट प्रोड्यूस हो, नो, क्योंकि रास्ते में रिस्ट्रिक्शंस भी तो होती हैं। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो इसका मतलब लिखो बेटा, द फ्लो ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना बेटा, इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस बेटा। रेजिस्टेंस समझ में आई बात बेटा? इट इज डिनोटेड बाय आर। इट इज नोटेड बाय आर। और याद रखना, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर है बेटा? ये सिंबल है और ये ओम बेटा। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी है कि ओम्स ने बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है। द रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज नोटेड बाय आर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसी रिस्ट्रिक्शन को हम बोलेंगे द सिंबल ये होता है बेटा। वैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिंबल की बात करूं तो यूनिट वाइज बात करूं तो ये सिंबल होता है। तो आप ये बात आपको याद रखनी है कि V इज इक्वल टू आर आई। अब बात करते हैं सर, रेजिस्टेंस होता है उसका पता कैसे करते हैं कि रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो याद रखना बेटा, कुछ फैक्टर हैं जिनको हम चेक करके बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे मटेरियल का कम है या हमारे मटेरियल का ज्यादा है बेटा, मोर है। तो सुनना बेटा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो देखना बेटा, यहाँ पे दूसरा टॉपिक यही है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। देखो बेटा, यानी कि अगर कोई रेजिस्टेंस है तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है उसकी, तो आप बता सकते हो कितने ओम का रेजिस्टेंस है वो। तो क्या होगा बताओ? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बेटा। अगर यह आपके पास ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, अच्छा अगर वो चेंज करना है तो उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको चेंज करने से वो रेजिस्टेंस में चेंज आ सकता है। रेजिस्टेंस होता है रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट मूव करेगा तो उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं बेटा। तो सुनो, फर्स्ट फैक्टर क्या है? लेंथ। याद रखना बेटा। सेकंड फैक्टर क्या है? एरिया। और थर्ड फैक्टर होता है बेटा नेचर ऑफ मटेरियल। रिमेंबर, ये तीन फैक्टर आपने याद रखने बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल।
नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात करते हैं इनका फैक्टर में। तो फर्स्ट देखो बेटा, लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का। तो देखो लेंथ क्या करेंगे, देखो बेटा मेरे पास एक वायर है, याद रखना बेटा, इस वायर को अगर मैं इंक्रीज कर देता हूं, ये L1 ये L2, अगर बेटा एरिया सेम है, मटेरियल भी सेम है, यानी कि ये कॉपर की है तो ये भी क्या है बताओ, कॉपर की है, तो यानी कि सब चीजें सेम है, तो याद रखना लेंथ जिसकी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। मतलब ये ज्यादा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा करंट में, ये कम रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करेगा। तो याद रखना रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। याद रखना बेटा, लेंथ ऑफ ए वायर। क्लियर है बेटा। अब रेजिस्टेंस का सिंबल तो R प्रोपोर्शनल टू L बेटा, ये बात आप याद रखो कि लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सेकंड जो फैक्टर है वो है एरिया। देखना बेटा, ये लेंथ का बना देना, मैं एरिया का बना रहा हूं यहां पे बेटा। अगर आपको कहीं ऐसा मिले कि लेंथ तो सेम है सर, लेकिन ने एरिया को चेंज कर दिया, देखो बेटा इसमें ये A1 ये A2 ये L है, तो लेंथ क्या है बताओ L। तो याद रखना मटेरियल सेम है, कॉपर कॉपर, तो पता चला बेटा जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। मतलब इसके अंदर से करंट इजीली मूव कर सकता है, बहुत कम रिस्ट्रिक्शन आएंगी। लेकिन इसके अंदर करंट मूव करेगा तो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आएंगी क्योंकि एरिया स्मॉल है। तो याद रखना रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के साथ इनवर्सली होता है कि भाई जितना ज्यादा एरिया बनाओगे, एरिया क्रॉस सेक्शन, उतना इजीली करंट चला जाएगा, मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे एरिया को कम करना शुरू करोगे रिस्ट्रिक्शन बढ़ने शुरू हो जाएंगी। तो याद रखना ये बात कि रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the area of cross section, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। मतलब जो R होगा वो इनवर्सली होगा 1/A, यानी कि इसको बोलते हैं इनवर्सली। हेड टू हेड बोलते हैं डायरेक्टली, 1/, के टर्म में बोलते हैं इनवर्सली। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, लेकिन इसमें एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो याद रखना ये होता डायरेक्टली, ये होता इनवर्सली बेटा। अब बात करते हैं, ठीक है सर, इनमें दोनों में देखा जाए तो किसमें करंट ज्यादा मूव करेगा, A2 में ज्यादा करेगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा, एरिया जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, सर्किट में बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, उसको रिस्ट्रिक्शन करने वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है बेटा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वायर में जो करंट को मूव करने से रोकती हैं। वो करना नहीं देना चाह रही करंट के अंदर, वायर के अंदर से करंट को मूव, तो इसका मतलब ये एरिया लेंथ, एक दोनों फैक्टर आप लोगों ने नोट करने, डायग्राम बना लेना है बेटा। ये एरिया डिपेंडेंट डायग्राम है और ये लेंथ डिपेंडेंट डायग्राम है। अब देखो बेटा दोनों चीजें। अब थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो याद रखना बेटा ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार कह रहे थे सर कॉपर की वायर ली, अगर मैं ऐसा करूं तो एरिया भी सेम लूं, लेंथ भी सेम लूं। अब मैंने ये वो मान लिया, ये भी एरिया A, लेंथ भी L। सर मैंने इसको तो ले लिया यहाँ पे ये वाला, इसको तो ये कॉपर वायर, ये एल्यूमिनियम वायर। सर फिर क्या रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा वायर का? यस, अब भी चेंज होगा क्योंकि आपने वायर का नेचर को चेंज कर दिया बेटा। तो थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम दोनों का, लेकिन बेटा ये एल्यूमिनियम, ये क्या है कॉपर, तो इसमें दोनों वायर क्या होगी बताओ, चेंज होगी बेटा। तो इसका अब भी दोनों वायर में रेजिस्टेंस अलग होगा क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ए मटेरियल बेटा। तो थर्ड हेडिंग डालो नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। अब सुनना बेटा, लिखो इफ यू चेंज द मटेरियल ऑफ ए वायर, याद रखना बेटा मटेरियल ऑफ ए वायर, देन रेजिस्टेंस विल चेंज। अब वो डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा वो आपके मटेरियल पे डिपेंड करेगा बेटा, ये रिलेशन नहीं है इनके साथ।
डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, वो कौन सी वायर है उसकी प्रॉपर्टी से पता चलेगा। लेकिन हाँ, डिपेंड जरूर करता है कि भाई आपने वायर कौन सी यूज कर रखी है बेटा। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं करंट के फ्लो में, वो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। अब सुनो, इसका मतलब बेटा देखो, इसे पहले वाला मैंने आप लोगों को एल के साथ रिलेशन बताया बच्चे, ए के साथ रिलेशन बताया, थर्ड नेचर का है बेटा, लेकिन डायरेक्टली यूनिवर्सली नहीं लगा सकता। मुझे नहीं पता कि कॉपर का नेचर किस कैसा है, एल्यूमिनियम का कैसा है, तो मतलब वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा बेटा। तो दोनों को एक साथ करो, ये इक्वेशन एक साथ करेंगे तो एल ऊपर आ जाता है बेटा, ये नीचे। तो याद रखना बेटा, एक यहाँ पे कांस्टेंट और आएगा, ये नया कांस्टेंट है जो रेजिस्टेंस में आया है, रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टिविटी। याद रखना, ये वही फैक्टर है, ये वही फैक्टर है जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्योंकि और तो देखो, लेंथ भी, एरिया भी आ चुका, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल था, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल की टर्म इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो रेजिस्टिविटी हेडिंग डालो बेटा, रेजिस्टिविटी क्या होती है इसको हम अब डिस्कस करेंगे कि सर ये नया कांस्टेंट आपने लिया एल बाई ए, प्रोपोर्शनल को रिमूव करना चाह तो यहाँ पे रो लिया बेटा, रो को बोल दिया रेजिस्टिविटी। यानी कि एक बात तो सच है कि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगी रो बेटा। समझ में आई बात? तो अब देखो बेटा, रेजिस्टिविटी क्या होती है, नया फैक्टर इन्वॉल्व हुआ है, तो अब हेडिंग डालते हैं रेजिस्टिविटी बेटा। तो देखो, रो एल बाई ए, फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए, रो एल बाई ए, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ वायर, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, देखो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कोई कहता है सर टेम्परेचर का भी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। यस, उसका नेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो कई सोचते हैं कि सर टेम्परेचर नया हेडिंग डाल लेते हैं, नो, नेचर ऑफ मटेरियल के अंदर टेम्परेचर भी आ जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा। तो इसका मतलब नेचर ऑफ मटेरियल मैंने डायरेक्टली लिख दिया रेजिस्टिविटी के थ्रू। तो और कोई फैक्टर नहीं है बेटा जो रेजिस्टेंस को इफेक्टेड कर सकता है। अब सुनो, यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, याद रखना बेटा, रेजिस्टिविटी होती है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है बच्चे। यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, सुनना, रेजिस्टिविटी होती है रेजिस्टेंस, किसके लिए, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया के लिए। करके देखो बेटा, लेंथ को भी यूनिट पुट करो, एरिया को भी यूनिट पुट करो, 1 1 और 1, तो R इज इक्वल टू रो बन गया ना। चाहे पुट करके देखो बेटा, L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या लिखोगे, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन यूनिट लेंथ के लिए और यूनिट एरिया के लिए। रिमेंबर दैट थिंग। अगर कोई ऐसी वायर लेके आऊं जिसकी यूनिट तो लेंथ हो, यूनिट उसका एरिया हो, तो याद रखना वो क्या बन जाता है बताओ, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो रेजिस्टिविटी क्या बोली जाती है, रेजिस्टेंस बोली जाती है। चेंज यहाँ पे पुट करके देख लो वैल्यू बेटा, तो क्या लिखोगे बताओ, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ही होता है बेटा, लेकिन लेंथ 1 और एरिया भी 1 यूनिट होना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट लेंथ। अब दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड करता है, अभी बताया था मैंने, रेजिस्टिविटी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल बेटा। ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर वायर ली है, कौन सी वायर ली, उसका नेचर क्या है बेटा, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, लिख लेना बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस। लेंथ और एरिया पे ये डिपेंड नहीं करता बेटा, डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड एरिया बेटा, यहाँ पे जो यूज किया उसका मतलब ये लेंथ एंड एरिया, डायमेंशंस का मतलब क्यों नहीं कर रहा सर, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नहीं, लेंथ जब यूनिट होगी, एरिया तब यूनिट होगा, तभी वो रेजिस्टिविटी होगी। अगर आपने उसकी वैल्यू को चेंज किया तो वो रेजिस्टिविटी, इसका मतलब डायमेंशंस फिक्स होते हैं एल के और ए के,
इसका मतलब वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब डिपेंड किस पे करती है? ओनली नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्योंकि डायमेंशंस तो फिक्स होते हैं उसके। तो इसका मतलब यहाँ पे रो इज इक्वल टू एल बाई यूनिट, और एरिया और यूनिट लेंथ दोनों के लिए वैलिड है बस, कि इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ बेटा। तो अब बात करते हैं, ठीक है सर, यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? तो रेजिस्टिविटी की, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, निकाल लो, एरिया इधर आएगा, इसकी तो ओम होती है ना बेटा, ओम, या एरिया या लेंथ डिवाइड में आएगी तो ओम मीटर बेटा, याद रखना ओम मीटर सिंबल है ये वाला, ये यूनिट है, ये उसका सिंबल है बेटा, ओम मीटर ऐसे डिनोट करते हैं। तो आप लोग याद रखोगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टेंस ही होता है जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और यानी कि नेचर बदल जाएगा तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी बेटा। तो इसका मतलब वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, लेंथ पे भी, एरिया पे भी। जो मैंने फैक्टर लिखवा रखे हैं बेटा वो सारे आपने नोट किए, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। आपके माइंड में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस होता है। ये एक फिक्स लेंथ और फिक्स एरिया के लिए होता है, और वो क्या होता है बताओ, उसके अंदर एरिया और लेंथ जो होती है वो चेंज हो सकती है, याद रखना बेटा। यानी कि चेंज लेंथ और एरिया चेंज करने से वो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन यहाँ कितनी भी लेंथ करते जाओ बेटा, लेंथ और एरिया चेंज करने से रेजिस्टिविटी नेचर नहीं बदल सकता बेटा। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, चाहे वो 10 मीटर लॉन्ग वायर ले लो चाहे 1 मीटर ले लो बेटा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली नेचर बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ओमीटर, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये सारी बातें रेजिस्टिविटी टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। कई बच्चे लिखते हैं रेजिस्टिविटी सर नेचर पे डिपेंड, टेम्परेचर पे भी, यस नेचर बदल जाता है तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बेटा। जो जो फैक्टर से नेचर बदलेगा उन सब पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी आपको चाहिए। अब अगला फैक्टर डिनोट करते हैं, देखना बेटा यहाँ पे एक चीज और, अब जो रेजिस्टेंस फिक्स होगा, जो रेजिस्टेंस फिक्स होगा, जो चेंज नहीं कर सकते, तो बेटा हम क्या करें? हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए है, हम लेंथ और एरिया को चेंज करने के लिए बोल दिया, उसको चेंज करो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन हम नहीं कर सकते वायर का लेंथ एरिया चेंज, तो क्या करना पड़ेगा? अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट और है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब लेंथ और एरिया के चेंज किए बिना भी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। क्लियर है? थैंक यू।